नमस्कार दोस्तों, पहल कोचिंग क्लासेज नवोदय के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं और ये आपका वायुमंडल जो है उससे संबंधित है, जो कि मुख्य रूप से अपन देखते हैं तो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इस टॉपिक को जब मैं आपको बताऊंगा तो ये नेट सेट या फर्स्ट ग्रेड की अपन बात करते हैं, रेट सेकेंड ग्रेड, ठीक है, पटवारी पुलिस, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं वो सब में पूछा जाता है। तो इसको इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि आपको देखते ही ये याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से देखा है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, छोटे क्लासों में अपन पढ़ के आते हैं वायुमंडल। वायुमंडल है क्या? सिंपल सी परिभाषा है कि एक ऐसा आवरण होता है वायु का जो पृथ्वी के चारों ओर होता है। अर्थात अपन ये कहते हैं सामान्य रूप से कि ये जो है ये है क्या? ये वायु का आवरण है, ठीक है। यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल। विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं, उन्होंने इसको परिभाषित भी किया था। जैसे सबसे पहले अपन बात करता हूं मैं मॉक हाउस की। मॉक हाउस ने क्या बताया था कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है वो गैस की एक पतली परत है। छोटी परिभाषा याद कर लेना, गैस की क्या है? एक पतली परत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कैसे रखेंगे? हाउस से याद रखना, हाउस गैस, क्योंकि आपको पता है कि हम घरों में आजकल गैस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में नंबर 2 की बात करते हैं, क्रिचफील्ड। और फील्ड की अपन बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसके लिए आप ठोस है, द्रव्य है और गैस, तीनों का शब्द काम में लेंगे। तो इसके लिए आप क्या देखेंगे? इन्होंने क्या बताया था वायुमंडल के बारे में? क्या बताया था कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो है ये आपका गैस, तरल व ठोस पदार्थों का आवरण है, ठीक है। उसके बाद में फिंच व ट्रिवार्था, इनकी बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो यहां पर बताया था, ये बताया था कि ये क्या है? ये ठोस पदार्थों का आवरण है, ठोस पदार्थों का आवरण है। ये परिभाषा इन्होंने बताई थी। हालांकि इनके बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, केवल आपको इतना ध्यान करना है कि मुख्य रूप से वायु का जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। हम यहां पर सबसे पहले इसके संगठन की बात करते हैं, कंपोजिशन। वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी परिभाषा के अनुसार कि इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं, इसमें तरल पदार्थ भी होते हैं और इसमें गैस भी। यहां पर ठोस की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है आपका? धूल के कण आ जाते हैं, धुएं के कण आ जाते हैं, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं तरल की। तरल में मुख्य रूप से क्या जाता है? जलवाष्प आ जाता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? गैसों की। गैसों की यदि हम बात करते हैं तो गैसों में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, इनमें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैसें, इनका अपन अध्ययन करेंगे। यहां आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो जलवाष्प की बात कर रहा हूं, तरल के रूप में अपन देखते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो गैसीय अवस्था में चला जाता है, लेकिन जल जो है ये उसके बाद में क्या होता है कि वाष्प में चेंज होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर सबसे मान बात करते हैं हम धूल के कण। धूल के कणों की यदि हम बात करें तो ये जो धूल के कण होते हैं ये सबसे ज्यादा उपोष्ण प्लस से शीतोष्ण जो प्रदेश होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? अधिक में सर्वाधिक। इसी के अलावा यदि बात करूं मैं कि उष्ण व जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों में ये क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या? धूल के कण। जलवाष्प की यदि मैं बात करूं तो जलवाष्प जो है ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर नगण्य होती है।
कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा से यदि अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। अब हम गैसों की बात करते हैं, मुख्य रूप से यही है, क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता है। देखिए अपन गैसों की यदि बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान देंगे सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, उसके बाद में आता है ऑर्गन, उसके बाद में आता है आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। विशेष रूप से इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको आगे और भी ध्यान में रखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं, फिर आपका आ जाता है नियोन। नियोन के बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका क्रिप्टोन। क्रिप्टोन के बाद में आपका आ जाता है हीलियम। हीलियम के बाद में आपका जिनोन। जिनोन के बाद में आपका आ जाता है हाइड्रोजन। ये गैसें इसमें पाई जाती हैं। यहां आप देखेंगे कि इसकी मात्रा के बारे में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान करेंगे। ये आपका 78.08%। इसकी यदि बात करते हैं तो ये 20.95%, ये 21 भी आ सकता है, ये 78 भी आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में आर्गन की बात करते हैं तो ये 0.93% वायुमंडल में विद्यमान होती है। यदि अपन इसकी बात करते हैं तो ये 0.03% होती है, ठीक है। कई बार क्या है कि यहाँ पर 6 भी आगे तक पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ईयर में पूछा गया था ये। उसके बाद में इसकी बात करते हैं, ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका पाया जाता है 0.002% पाया जाता है। इसकी बात करें तो ये 0.001% पाया जाता है। यदि हीलियम की बात करते हैं तो ये 0.005% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं इसकी जिनोन की, ये 0.00009% पाया जाता है। ये 0.00005, ठीक है। यहां बीच में अपन बात करते हैं, यहां पर ओजोन गैस भी आपकी आती है, और ओजोन गैस जो है इसकी मात्रा जो होती है वो होती है 0.00006% होती है, ठीक है। ये ओजोन गैस की मात्रा इसमें पाई जाती है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा कितनी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं की मात्रा पाई जाती है। एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, अपन पढ़ते हैं ऐसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में क्रमशः पाई जाती है। तो वहां पर लगभग बच्चों ने इसको गलत किया था, क्योंकि 78 और उसके बाद में 21 पढ़ते हैं अपन, तो लेकिन वहां पूछा क्या था, पहले नाम ऑक्सीजन का था, इसलिए इस प्रकार से भी आप ध्यान देंगे क्या पूछा जाता है। और कई बार क्या है, केवल ऑर्गन के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ लेते हैं, तो ऐसा प्रश्न वो पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं वायुमंडल की। यदि गैसों की मैं बात करूं तो इस वायुमंडल की अपन बात करते हैं तो वायु का कुल जो द्रव्यमान है, वायु के कुल द्रव्यमान का 99% भाग जो है ना, ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही विद्यमान हो जाता है। टोटल वायुमंडल का द्रव्यमान जितना भी है उसका 99% भाग पूरा हो गया, 32 किलोमीटर तक विद्यमान रहता है। यदि मैं इसी बात को कहूं कि कुल द्रव्यमान का 97% भाग की यदि बात करें तो 97% भाग जो है ये आपका जो है लगभग, ये देखिए कि 27 किलोमीटर जो है वहां तक ही विद्यमान हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि बाकी जो आगे का होता है, इसमें आगे वाला भाग होता है वो कहां तक विद्यमान होता है, ये लगभग अपन बात करते हैं 10,000 किलोमीटर की लंबाई जो है वहां तक या ऊंचाई तक विद्यमान पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आप ये देखते हैं कि 0.3% भाग जो होता है, कितना 3% भाग, ये लगभग आपका 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 97% होता है, सॉरी ये 29 है, ठीक है। कोई नहीं पूछता, ये फिर भी आपको ध्यान करना है कि वायुमंडल में वायु का कुल द्रव्यमान जो उसका 99% 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 97 वो 29 किलोमीटर तक, और 3% की बात करते हैं तो ये आगे 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे आपको नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो गैस होती है, ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ये विभिन्न प्रकार के जो आपकी वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के जलने में क्या होती है,
जलने से उनको बचाती है। इसकी बात करते हैं, ये जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो है ये आपकी सर्वाधिक की मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। ठीक है, इसके बारे में आप ध्यान करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज मैंने से ये गैसें आपकी हो गई, मैं जलवाष्प के बारे में भी आपको बताता हूं, ये आपके ध्यान में हो गया होगा। देखिए, मैंने जलवाष्प की बात की, जलवाष्प के बारे में मैंने बताया कि एवरेज जो जलवाष्प होती है औसत वो कितने परसेंट, 2%। ठीक है, अधिकतम की यदि मैं बात करूं, अधिकतम जो होती है वो कितनी होती है, 4%। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, वहां ऑप्शन में 4% नहीं था, 5% था। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और ध्रुवों की यदि हम बात करें तो ध्रुवों पर क्या होती है, नगण्य होती है। ठीक है, इसके बारे में भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं कि जलवाष्प की 90% मात्रा जो होती है ना, ये 90% मात्रा है, ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होती है। जलवाष्प की बात करें तो 90% जलवाष्प वो कहां तक पाई जाती है, वो आपके 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होती है। ठीक है, उसके बाद में संरचना की बात करते हैं। देखिए, संरचना की बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन आप ये देखेंगे कि वायुमंडल की जो संरचना है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपकी कौन सी है, भौतिक संरचना है, और एक कौन सी आपकी रासायनिक संरचना। भौतिक संरचना के आधार पर यदि हम देखें तो वायुमंडल जो है उसको किस किस भागों में बांटा गया है मैं आपको बता देता हूं। पहले ये बता दूं, ये छोटा सा है, यहां पर रासायनिक संरचना की बात करते हैं, प्रश्न आता है आपका इसमें से कि तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये मैं बता दूं कि नेट में फर्स्ट ग्रेड में इनमें प्रश्न यहाँ से आता है, बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उनमें यहीं से आता है। यदि मैं रासायनिक संरचना की बात करूं तो रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, सममंडल और दूसरा विषम मंडल। फर्स्ट ग्रेड में यहां से प्रश्न आ गया था कि कौन कौन से भाग है रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल के। सममंडल की यदि बात करूं तो इसमें जो आपकी परतें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसमें आपका होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। यहां पर यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो होता है, इसमें आपका मुख्य रूप से एक ही होता है और वो कौन सा है, आयन मंडल, विषम मंडल में। ठीक है, ये आयन मंडल जो है ये इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। यहां पर यदि मैं बात करूं तो इसको सममंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो गैसों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, गैसों का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, इसमें जो गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं वो कौन सी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं इसी की कि ये जो है ये कहां तक, ये समुद्र तल की यदि मैं बात करूं तो समुद्र तल से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90। कौन सा बेटा, सममंडल। विषममंडल में मैंने कहा कि केवल इसमें क्या है, आयन मंडल, जिसको और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, तापमंडल भी कह सकते हैं। यदि इसकी बात करें ऊंचाई की तो ये आपका कहां से, ये 90 से लेकर के और 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विद्यमान होती है परत। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, इसको आणविक नाइट्रोजन, आणविक ऑक्सीजन, आणविक हीलियम, आणविक हाइड्रोजन, ये पाई जाती है। ये जो आपकी पाई जाती है ये मुख्य रूप से
90 किलोमीटर से लेकर के और 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता होती है, जैसे नाम है वैसे ही है इसमें, ये आपकी 200 किलोमीटर से लेकर के और 1100 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये आपकी 1100 किलोमीटर से लेकर के 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और ये 3500 से लेकर के 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। बस इतना ही। यहाँ पर सनी ये रासायनिक संगठन की हम बात करते हैं संरचना की, तो उसके आधार पर दो भागों में सममंडल और विषममंडल। सममंडल की बात करते हैं, समुद्र तल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये जो है ये समुद्र तल से नहीं बल्कि इसके ऊपर, सममंडल के ऊपर होती है और 90 से लेकर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसको 3 भागों में, क्षोभ मंडल में, समता में, मध्य में, इसको केवल एक भाग में आयन मंडल में बांटा गया है। ठीक है, ये आपका छोटा सा था इसलिए इसको पहले बता दिया है। अब अपन बात करते हैं भौतिक संरचना की। देखिए, भौतिक संरचना समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। यह आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पर ये बादल वगैरह इस प्रकार से हैं। यहां पर यदि मैं बात करूं कि ये जो आपका मंडल है ये कौन सा है, ये आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है ये? क्षोभ मंडल। ये जो आपका यहां आ जाता है ये वाला, ये आपका कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर की बात करते हैं, ये आपका कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर बात करते हैं, ये कौन सा? आयन मंडल। और ये लास्ट में कौन सा? बहिर्मंडल। ठीक है, यहां आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो है यहां की यदि मैं बात करता हूं तो इसको आप देखेंगे, ये जो भाग होगा ये विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा पर ऊंचाई होगी और ये जो है यहाँ की हम बात करते हैं, ये आपका ध्रुव होगा। ठीक है, यहाँ ध्रुव की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है। यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। यदि मैं बात करूं कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई किसकी? क्षोभ मंडल की, वो आपकी होती है 13 किलोमीटर। ध्रुवों पर क्या होती है? कम होती है, और विषुवत रेखा पर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इतना याद आपको करना है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है उसकी यदि हम बात करते हैं, ये आपका कितना होता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है यहाँ पर? -45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि हम बात करते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये माइनस लगाया मैंने, डेस नहीं है, ध्यान करेंगे आप। ये नहीं कहने का मतलब है, क्षोभ मंडल की अपन बात करते हैं शॉर्ट में, एक पहले थोड़ा सा नॉर्मल बता देता हूं आपको। देखो, समता मंडल की अपन बात करें हैं तो समता मंडल आपका ये जो आप 20 किलोमीटर है यहां तक है। यहां तक टेम्परेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में मैं यदि आपको बताऊं कि यहां से 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की यदि मैं बात करूं तो यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस। यहां पर उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। उल्कापिंड क्या हो जाते हैं? नष्ट। ठीक है, यहां पर रेडियो तरंगे लौटती हैं टकरा करके वापस। समझ गए? अब देखो, इसको भी 4 भागों में बांटा गया, डी, ई, एफ और जी, 4 भाग है। इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये जो बहिर्मंडल है ये सबसे ऊपर रहता है। यहाँ मैं ऊंचाई की बात कर दूं 18 किलोमीटर तक। उसके बाद में एक समता मंडल की बात करता हूँ, ये 50 किलोमीटर तक है। यदि मैं इसकी बात करूँ ये 80 किलोमीटर तक है, और यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये 400 किलोमीटर तक है। और 400 से ऊपर की अपन बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? बहिर्मंडल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां मैं एक बार इसको लिख देता हूं, कौन कौन से मंडल होते हैं। एक तो आपका होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है
स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, नंबर 5 है वो है आपका एक्सोस्फेयर। मतलब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप क्षोभ मंडल, इसको समताप मंडल, इसको मध्य मंडल, इसको आयन मंडल और इसको बहिर्मंडल। ठीक है, अंग्रेजी में भी कई बार नाम आते हैं, इसके ध्यान करेंगे। अब देखो सबसे नीचे वाली परत कौन सी, क्षोभ मंडल, सबसे ऊपर वाली कौन सी, बहिर्मंडल। ये आपको ध्यान करना है, ऐसा नहीं कि भाई ये पहले नाम आ गया, ऐसे इस प्रकार से है। अब यहां मैं आपको और बताता हूं, इसमें तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, कम होता है। इसमें तापमान क्या होता है, अधिक होता है। इसमें फिर वापस क्या होता है, कम होता है। इसमें फिर वापस क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे टेम्परेचर में इसमें परिवर्तन होता है। तो देखो यहां पर मैं बात करता हूं, यदि अपन क्षोभ मंडल की बात करें, सबसे पहले यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री और ध्रुवों की बात अपन बात विषुवरेखा करें तो -80 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में एक सीमा पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। इसकी मोटाई जो है वो 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी परत है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। फिर उसके बाद 20 किलोमीटर तक, यानी इसमें क्षोभ मंडल में वायुमंडल में जितने भी परिवर्तन होते हैं, बादलों का बनना है, ठीक है ना, इस प्रकार से बरसात का होना है, ये जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम और है, इसी को क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें संवहनी धाराएं चलती हैं। संवहन का मतलब क्या होता है, वायुमंडल के लंबवत तापन की क्रिया। अभिवहन का मतलब क्या होता है, वायुमंडल के क्षैतिज तापन की प्रक्रिया। इस प्रकार संवहन अभिवहन मैंने आपको बता दिया। यहां मैं आपको बताऊं कि मौसमी परिवर्तन होते हैं किसमें, क्षोभ मंडल में, और ये इसकी क्या है, क्षोभ सीमा ऊपर। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मौसमी परिवर्तनों की छत। मौसमी परिवर्तनों की छत किसको बोलते हैं, क्षोभ सीमा को, क्योंकि ये इसके ऊपर है, छात के रूप में है। यहाँ पर बादल बनने से जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं वो सारी किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में। प्रश्न बन सकता है। उसके बाद में समताप मंडल में 20 किलोमीटर टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और ऊपरी सीमा पर आने के बाद में टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मध्य मंडल की बात करते हैं, मध्य मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और ये कम होकर के ऊपरी सीमा पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। फिर इसकी बात करते हैं आयन मंडल, इसमें वापस क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ करके बेटा कितना हो जाता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ये प्रश्न एक बार सेंट्रल के एग्जाम में है कि मध्य मंडल है उसमें टेम्परेचर ऊपरी सीमा पर कितना होता है, तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मध्य मंडल में उल्का पिंड आकर के नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रेडियोधर्मी तरंगें हैं वो वापस से धरातल पर लौटती हैं। यहाँ ओजोन परत की बात करता हूँ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। ये प्रश्न आया हुआ है। ओजोन गैस की बात करते हैं, ये नेट में प्रश्न आया हुआ है। ओजोन गैस की जो सघनता सांद्रता होती है वो 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ओजोन की सघनता को मापने के लिए डोप्सन इकाई जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ओजोन के बारे में यहाँ पर प्रश्न आता है कि इसके लिए जो ओजोन गैस है, क्योंकि ओजोन गैस वैसे एक छिद्र नहीं होता है, ये क्या होता है कि इसकी सघनता में कमी हो जाती है और जिसके कारण से छिद्र बन जाता है और वायुमंडल पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ओजोन जो छिद्र है उसकी हम बात करते हैं। अंटार्कटिका पर सबसे पहले किसने बताया था, फोरमैन ने बताया था। 1985 में बताया था कि अंटार्कटिका है वहां पर ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, इसके बारे में चर्चा की थी सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर मेन बातें मैंने आपको बता दी, मैं एक गहराई में जाकर के आपको और बताता हूं, और वो है आपकी डी, ई, एफ और जी। ये रेडियोधर्मी तरंगे जो है यहाँ इसके टकरा करके वापस से धरातल पर लौटती है। ये आपके विद्युत आवेशित परत है, इसलिए इसको आयन बोलते हैं। आयन को आपको बताओ धनायन ऋणायन होते हैं, तो ये विद्युत आवेशित परत है। इसमें टेम्परेचर ऊंचाई के साथ क्या होता है, बढ़ता है। डी, ई, एफ, जी इसकी बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
ये डी है, ये ई, ये एफ और ये जी। सबसे नीचे कौन सी? डी। ये क्या करती है? ये दीर्घ तरंगों को, ये दीर्घ तरंगें यहां से लौटती हैं, या मैं ये कहूं कि निम्न आवृत्ति की, उल्टा संबंध है। इसकी बात करते हैं तो ये इसके ऊपर होती है, ये मध्य तरंगें, और ये मध्यम आवृत्ति की। यहां पर ये लघु तरंगें लौटती हैं इसके टकरा करके, और ये उच्च आवृत्ति की होती हैं। कैसी होती हैं ये? उच्च आवृत्ति। और इस जी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ दीर्घ भी है, मध्य भी है, और लघु तरंगें सारी यहां से लौटती हैं। इसका एक नाम और भी आता है, इसको बोलते हैं एफ्लेटन परत। क्या बोलते हैं इसको? एफ्लेटन। इसको बोलते हैं केनेली हेविसाइड परत। एक को क्या बोलते हैं? केनेली हेविसाइड परत। इस ई में ही यहां पर ध्रुवीय प्रकाश भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई की बात कर रहा हूं, देखिए आप, यहां पर क्या पाया जाता है? ध्रुवों पर प्रकाश पाया जाता है। और वो यदि हम बात करें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर जो होता है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, मतलब सुमेर ज्योति। और ये जो होता है वो होता है दक्षिण ध्रुव वाला, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसको बोलते हैं कुमेर ज्योति। ये तो आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव ज्योति। और ये जो है ये आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव ज्योति। ठीक है, इस प्रकार याद कैसे करोगे कि भाई ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कौन सा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे नीचे है तो वो दक्षिणी में हो गया आपका, तो दक्षिण ध्रुव प्रकाश हो जाएगा। ये उत्तरी ध्रुव कौन सी में? ई में है। इसके अलावा अपन यहाँ एक चीज और देखते हैं कि इसके बाद में यानी चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का यानी इसमें क्या होता है कि चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। बहिर्मंडल की बात करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ज्यादा होती हैं, ये लगभग 71% पाई जाती हैं, और ये आपकी पाई जाती है 26.5%। इसमें ये जो हल्की गैसें होती हैं सबसे ज्यादा होती हैं, और इसीलिए जो है यहाँ का वायुमंडल क्या होता है? बहुत ज्यादा विरल होता है। और विरल होने के कारण से यहाँ पर वे जो अपन बात करते हैं एलेन जो मेखला है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, अब मुख्य रूप से जो मेन बातें थी वो मैंने इसमें आपको सारी बता दी। आपके लिए मैं आपको फिर से बताऊं, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि कौन सी परत है जिसमें वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, कौन सी ऐसी है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, कौन सी ऐसी है जिसमें वायुयानें जो हैं उड़ाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं, कौन सी ऐसी है जिसमें रेडियोधर्मी तरंगें लौटती हैं, कौन सी ऐसी जिसमें उल्का पिंड जल करके नष्ट हो जाते हैं। यहाँ एक बात मेरे और ध्यान में आ गई, मैंने आपको ये कहा कि जो समताप इसमें टेम्परेचर समान रहता है, यहाँ पर किसी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं घटित नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें बादल जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मुक्ताब मेघ। मुक्ताब मेघ बनते हैं इसमें, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। यहां पर जो उल्कापिंड वाला जो है ये मध्य मंडल है, इसमें भी बनते हैं। पूछ लिया जाता है कई बार तो उसको बोलते हैं निशा द्वीप मेघ। ठीक है, बनते नहीं, कभी कभी बन जाते हैं, तो ये प्रश्न आ सकता है, इसके बारे में ध्यान रखें। बादलों विशेष यदि बात करता है कि बादल कहाँ बनते हैं, तो बादल तो कहाँ बनते हैं, वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभमंडल में। ठीक है, परिवर्तन जितने होते हैं वो इसी में होते हैं, इसीलिए ऐसा इनको कहा जाता है। वीडियो जो है यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जो है उस पर भी आप क्लिक करें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।